हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड द रीजन बिहाइंड इट, आज के सेशन में हम लोग कैट 2023 में जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, उसके जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइस। एंड टॉपिक है हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, कौन से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? कैट 2023 के। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, एंड ऐसा सब लोग बोलते हैं। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट से बाहर कभी कुछ नहीं आता है, तो फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जब भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, सो ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मैं अपनी क्लासेस में कराता हूं, बल्कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के पहले सेशन में बच्चों को कराता हूं मैं ऐसे क्वेश्चंस कि भाई जब भी दो आर्टिकल्स हैं अलग अलग, पहले का प्रॉफिट परसेंट दूसरे का प्रॉफिट लॉस परसेंट अलग अलग है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, इस तरह की चीजें याद होनी चाहिए। व्हाट आई सजेस्ट यू, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं जरा। Geeta sells two object A and B at the same price such that she makes a profit of 20% on the object A। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट A की बातें करेंगे, यहां पर हम ऑब्जेक्ट B की बातें करेंगे। ऑब्जेक्ट A पर उसको 20% प्रॉफिट हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 20% की फ्रैक्शन नहीं पता होगी। 20% होता है 1/5, 5 का 20% 1 होता है। तो यहां से हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ जाएगा, यहां से हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ जाएगा 5/6। एंड लॉस ऑफ 10% ऑन ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट बी पर 10% लॉस हुआ है। 10% होता है 1/10, 10 का 10% 1 होता है। तो यहां से हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 10/9 आएगा। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एट द सेम प्राइस। व्हाट डज इट मीन? कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या था? सेम था। ऑब्जेक्ट ए का जो हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो आया है ये है, ऑब्जेक्ट बी का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो ये आया है, और दोनों आर्टिकल्स का जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो सेम है। तो दोनों आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस को हम लोग सेम बना देते हैं। यहां पर ये 6 है, यहां पर 9 है। 6 और 9 का एलसीएम होता है 18। इसको तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी करना पड़ेगा, इधर कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन की शुरू की जो ये वाली दो लाइंस हैं, इनको मैंने क्वेश्चन में सेटिस्फाई करा दिया अब तक। ठीक है, अब बोला जा रहा है इफ, कंडीशन लगाई जाती है क्वेश्चन में, इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस एंड द प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन ऑब्जेक्ट बी, देन द प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए विल बी नियरेस्ट टू। देखो, ये प्राइमरी चीज थी कि वो प्राइमरी इतने इतने रेशो पे बेचती थी, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था। कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि उसने अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज करा है, बट अब भी उसका दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है। एंड वो जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है उस पर उसको 10% प्रॉफिट होने लग रहा है, ऑब्जेक्ट बी पर उसको 10% प्रॉफिट होने लग रहा है, देन द प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए विल बी नियरेस्ट टू। तो ऑब्जेक्ट ए का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। ठीक है, ऑब्जेक्ट बी जो है उसका कॉस्ट प्राइस कितना आने लग रहा है? यहां से 20 आने लग रहा है क्या? 20 आने लग रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए का कॉस्ट प्राइस कितना आने लग रहा है? 15। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, दिस इज 15/18 ना, एंड दिस इज 20/18। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बी पर 10% प्रॉफिट हो रहा है। कब हो रहा है प्रॉफिट? जब उसने दोनों का सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया है। तो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 को 10% बढ़ाओ तो उसका जो 20 को 10% होता है 2। तो यानी कि जो इसका नया सेलिंग प्राइस है, वो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। जो उसका नया सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? दिस इज द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट बी। एंड क्वेश्चन बोला जा रहा है, इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट द ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एन इक्वल प्राइस। अभी भी वो दोनों सेम प्राइस पर बेचे जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बी का नया सेलिंग प्राइस 22 है, तो क्या ऑब्जेक्ट ए का भी जो नया सेलिंग प्राइस होगा, क्या वो 22 ही होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी भी वो दोनों सेम प्राइस पर बेचे जाने लग रहे हैं। ऑब्जेक्ट बी पे 10% प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस था 20 को 10% बढ़ाया 22 हो गया। दिस इज द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट बी। जितना ऑब्जेक्ट बी का नया सेलिंग प्राइस है उतना ही ऑब्जेक्ट ए का नया सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
देन द प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए विल बी नियरेस्ट टू। तो जो अब ऑब्जेक्ट ए पे प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है? ऑब्जेक्ट ए पर हमारा कॉस्ट प्राइस 15 है, सेलिंग प्राइस 22 है। कितना प्रॉफिट होने लग रहा है? देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 7 ऑन 15। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आने लग रहा है हमारे पास 7/15। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, क्या आप इसको 6 + 1/15 इंटू 100 बोल सकते हो क्या? 6/15 होता है 2/5 40%, 1/15 होता है 6.66%, तो 46.66% आने लग रहा है, एंड विच इज वेरी नियरेस्ट टू 47, एंड 47 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या था इस क्वेश्चन में जो ये हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्या 2023 के क्वेश्चंस? ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, मीनू परचेजेस अ पेयर ऑफ सनग्लासेस एट ₹1000 and sells to Kannu at 20% profit. Then Kannu sells it back to Meenu at 20% loss. Finally, Meenu sells the same pair of sunglasses to Tanu. Total profit made by Meenu from all her transactions. एक एक चीज को बड़ी शिद्दत से पढ़ना चाहिए। If the total profit made by Meenu from all her transactions, सारे के सारी ट्रांजेक्शन से जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 500 है। Then the percentage of profit made by Meenu when she sold the pair of sunglasses to Tanu is। मुझे याद आ रहा है जब मैंने CAT 2022 में अपने YouTube पे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का प्लेलिस्ट डाला था, मैंने उसमें भी एक सिमिलर क्वेश्चन आपको ऐसा कराया था कि एक ही आदमी पहले किसी और को आर्टिकल बेचता है, वो उसको वापस करता है, फिर वो दोबारा किसी और को बेचता है, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट था। आपको याद होना हो, हमें पता है ना यार हमने क्या करा रखा है, आप देखना प्लेलिस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा क्वेश्चन था उसमें 22 में कराया था। ठीक है, और 23 में कैट में ही आ गया ऐसा क्वेश्चन। तो इजी परसेंटेजेस हैं, स्पेशली जब ये 20% इजी, मतलब इनको मैं इजी परसेंटेजेस मानता हूं। इजी परसेंटेजेस ऐसी परसेंटेज होती हैं जिनको हम आराम से, मतलब विदाउट यूजिंग फ्रैक्शंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीनू ने 1000 रुपए के पहले सनग्लासेस खरीदे थे, फिर उसने कन्नू को बेचे 20% प्रॉफिट पर। तो मुझे नहीं लगता कि 1000 का 20% आपको नहीं पता होगा, यानी कि 20% प्रॉफिट गेन किया, तो इसने कितने के बेचे? उसको 1200 के बेचे, 1200 के बेच दिए उसने कन्नू को। ठीक है, देन कन्नू सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस। ठीक है, ये मीनू को इतने, फिर कन्नू को ये इतने के पड़े, फिर कन्नू ने क्या करा? देन कन्नू सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस। कन्नू ने दोबारा से मीनू को बेच दिए 20% लॉस पर। तो इस पे 20% लॉस करोगे, इस पे 20% लॉस करोगे तो 240 आ गया, यानी कि 960 के उसने दोबारा से मीनू को बेच दिए, वो दोबारा से बेच दिए उसको 960 के। ठीक है, फाइनली मीनू सेल्स द सेम पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु। ठीक है, अब दोबारा से मीनू के पास आ गए हो। ठीक है, आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, 1000 रुपए की चीज पहले 1200 की बेची, तो मीनू ने 200 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया अभी तक। मीनू के अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, मीनूज प्रॉफिट अगर मैं यहां पर लिखता हूं, तो उसको भी 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, ओवरऑल जो प्रॉफिट उसको हुआ है वो हुआ है 500 का। ओवरऑल प्रॉफिट जो उसको है 500 का। अभी उसके पास वो आर्टिकल आ चुका है 960 में। अभी दोबारा किसको बेचने लग रही है? इसको तन्नू को बेचने लग रही है। ठीक है, तन्नू को बेचने लग रही है वो। ठीक है, तन्नू को उसने बेचा, तन्नू को उसने बेचा। ठीक है, ये बात क्लियर है? तन्नू को उसने बेच दिया ये आर्टिकल। उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है ना, जो उसका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो 500 हुआ है। ऑलरेडी उसको 200 का प्रॉफिट यहां पर हो गया था, यानी कि तन्नू को बेचते टाइम उसका कितना प्रॉफिट हुआ है? 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। उसने 300 रुपए का प्रॉफिट अर्न करा है तन्नू को बेचते टाइम। तो 960, यानी कि उसको उसने 1260 रुपए का बेचा है। उसने इसको वो 1260 रुपए का बेचा है। ठीक है, तो देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय मीनू व्हेन शी सोल्ड द पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तन्नू। जब उसने वो सनग्लासेस तन्नू को बेचे हैं तो उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है? देखो 200 का प्रॉफिट पहले हुआ था, ये जो 500 है ये टोटल प्रॉफिट मेड बाय मीनू फ्रॉम ऑल हर ट्रांजैक्शंस। सारी की सारी ट्रांजैक्शन से जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 500 था, उसमें से 200 का प्रॉफिट यहां पर हुआ, यानी कि कन्नू को बेचते टाइम 200 का प्रॉफिट, कन्नू को बेचते टाइम 200 का प्रॉफिट, फिर दोबारा से कन्नू ने मीनू को दे दिया 960 में। ठीक है, फिर यहां से इसने किसको बेचा? तन्नू को बेचा।
यहां से फिर इसने किसको बेचा, तन्नू को बेचा, और 300 रुपए का उसका प्रॉफिट वहां पर हुआ होगा। ये बात मानते हो, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट होने लग रहा है भाई, 300 का प्रॉफिट होने लग रहा है 960 पे। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर लो जरा, कितना आएगा, 0 से 0 उड़ा देते हैं, एंड ऊपर आने लग रहा है हमारे पास 3000, नीचे आने लग रहा है 96, एंड 3 से काटेंगे तो 1000/32 आ जाएगा। 1000/32 मेरा मानना है, और काट देते हैं 8 से काट देते हैं, 125/4, 125/4 31.25% होता है, 31.25%, विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इट्स लिटरली अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक्चुअल में जब मैंने डिसऑनेस्ट सेलर टॉपिक में पढ़ाता हूं ना अपनी क्लास में बच्चों को, तो मैं उनको ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाता हूं रेशो से। ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं उनको रेशो से पढ़ाता हूं, ठीक है। और अब मेरे लिए ये बात बड़ी वो हो जाएगी, अगर मैं खुद इस क्वेश्चन को रेशो से ना करूं तो लिटरली फिर मेरे कॉन्सेप्ट्स गलत हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को रेशो से ही सॉल्व करूंगा। मुझसे बहुत बार बच्चों ने पूछा भी था, मैंने उनको बोला भी था, हैव सम पेशेंस ब्रो, हैव सम पेशेंस, विल डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो जितने भी पेड क्लासेस वाले बच्चे हैं, थोड़ा इंटरेस्ट लेना भी इस क्वेश्चन को रेशो से सॉल्व करने में, ठीक है। मर्चेंट परचेजेस अ क्लॉथ एट अ रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, ठीक है। 100 पर मीटर के हिसाब से वो क्लॉथ खरीदता है, एंड रिसीव 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्री फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर। हर 100 सेंटीमीटर पे उसको 5 सेंटीमीटर का लेंथ फ्री मिलने लग रहा है, ठीक है। तो 100 पे 5 सेंटीमीटर फ्री मिलने लग रहा है, यानी कि 500 का कितना होता है 5%, तो लॉजिकली 5% का प्रॉफिट उसको यहां पर होने लग रहा है। He sells the same cloth at the rate of 110 पर मीटर। अब वो सेम क्लॉथ को 110 पर मीटर पे बेचता है। कौन से क्लॉथ को, जिसको वो 100 पर मीटर पे लाया था 110 पे बेच रहा है, तो 10% का प्रॉफिट यहां पर हो रहा है। सारे प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करा करो, फाइनली हमारा जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालने के लिए एक एक चीज को मैं बड़ी बारीकी से समझाऊंगा आप लोगों को। 5 सेंटीमीटर ज्यादा बेच रहा था, मिल रहा था उसको 100 पे, यानी कि 5% का प्रॉफिट। 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/20, यानी कि 20 का 5% होता है 1, तो रेशो आया 20:21। फिर 100 रुपए की चीज को उसने 110 का बेचा, 10% प्रॉफिट उसको यहां पर भी हुआ। 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/10, यानी कि 10:11 रेशो ये आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, बट चीट हिज कस्टमर बाय गिविंग 95 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर। अपने कस्टमर को वो चीट कर रहा है, उसको 100 के बदले 95 सेंटीमीटर दे रहा है। कस्टमर से पैसा कितने का देता है 100 का, बट उसको देता कितना है 95। तो यहां पर वो अपने कस्टमर को चीट कर रहा है, लेकिन यहां पर भी तो उसका प्रॉफिट होने लग रहा है ना, यहां पर भी तो उसका प्रॉफिट होने लग रहा है। पैसा कितने का ले रहा है 100 सेंटीमीटर का, क्वांटिटी कितना दे रहा है उसको 95 सेंटीमीटर। तो इस केस में भी उसको अगर देखा जाए, जो पैसा उसने लिया वो उसका कॉस्ट प्राइस, कितना क्वांटिटी उसको दिया 95, पैसा कितने का लिया 100 का, तो 100 पैसा ले रहा है, क्वांटिटी 95 दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी उसको क्या होने लग रहा है, प्रॉफिट होने लग रहा है। यहां पर भी उसको क्या होने लग रहा है, प्रॉफिट होने लग रहा है। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है, मतलब इट्स लिटरली वेरी सिंपल, मतलब 100 के बदले 95 देने लग रहा है। तो ज्यादा कौन सी वैल्यू है, ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा, ये मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। भाई शॉपकीपर कम क्वांटिटी क्यों देता है, ताकि उसको प्रॉफिट हो सके। जब प्रॉफिट होना है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए ना। इन दोनों में क्या ज्यादा है 100, तो 100 को सेलिंग प्राइस के फॉर्म यहां पे लिखो, 95 को कॉस्ट प्राइस में। इनको रिड्यूस करके भी आप 19:20 लिख सकते हो, घबराना मत, ठीक है। ये कब का प्रॉफिट है, जब 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके आया था। ये कब का प्रॉफिट है, जब उसने 100 रुपए की चीज को 110 का बेचा था। ये कब का प्रॉफिट है, जब 100 सेंटीमीटर के बदले 95 सेंटीमीटर दिया था। आगे भी कुछ है क्या, इसने बोला जा रहा है द मर्चेंट प्रोवाइड डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% डिस्काउंट भी दे देता है, ठीक है। 5% डिस्काउंट का मतलब है जो चीज उसको 100 की पड़ी थी वो आज 95 का बेच रहा है। डिस्काउंट में तो लॉस होता है ना, अगर मैं अपने किसी आर्टिकल पे डिस्काउंट दूंगा तो मुझे लॉस होगा ना, ठीक है। तो डिस्काउंट वाले केस में जो कस्टमर शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा। 5% का फ्रैक्शन अगेन 1/20, यानी कि 20 पे 1 का डिस्काउंट दिया। कहने की बात यह है 20 की चीज को 19 का बेचा। इन सभी को मल्टीप्लाई करके मेरा ओवरऑल सेलिंग प्राइस और ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा।
आप चेक करो, देखो इन सबको मल्टीप्लाई करने के पीछे मतलब देखो 20 से 20, 19 से 19, कुछ और कटने लग रहा है, नहीं कट रहा है। 20 इंटू 10 होता है 200, 21 इंटू 11 कितना होता है 231, यानी कि 200 की चीज 231 की बेच रहा है, 31 रुपए का प्रॉफिट होने लग रहा है 200 पे। तो फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, ये आया मेरे पास 15.5%। 15.5% which is in option B is the correct answer to this question। ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कैट 2023 का, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये सारे देखो पॉइंट पता क्या है, कॉन्सेप्ट सीखा था क्या पढ़ते टाइम, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिसऑनेस्ट सेलर में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, आपको पता होने चाहिए यार चीजें। कोई ऐसी चीज जो ना पढ़ी हो और हम बिना उसे पढ़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हो सकता है कि आपने पढ़ा भी हो और आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ, या आप गलत आंसर निकाल के जाओ, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ऐसी, बट अभी हमें करके जाना है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार क्वेश्चन था, इजी था बट मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, था बड़ा इजी। इसको देखते हैं। Jayan bought a certain number of white shirts at the rate of 1000 per piece and a certain number of blue shirts at the rate of 1125 per piece। ठीक है, व्हाइट शर्ट और उसने ब्लू शर्ट, व्हाइट शर्ट और ब्लू शर्ट। व्हाइट शर्ट 1000 पर पीस लेता है और ब्लू शर्ट 1125 पर पीस लेता है। ठीक है, फॉर ईच शर्ट ही देन सेट अ फिक्स्ड मार्केट प्राइस which was 25% higher than the average cost of all the shirts। ठीक है, मतलब एक एवरेज कॉस्ट आएगा ना सारी की सारी शर्ट्स का, एक एवरेज कॉस्ट। एवरेज जो कॉस्ट है मतलब उसने जितनी भी शर्ट्स वर्ट्स खरीदी, उसका जितना भी अमाउंट खर्च हुआ, उसका जो एवरेज कॉस्ट आने लग रहा है उसको मैंने मान लिया सीपी। अब उसने मार्क्ड प्राइस को कितना बढ़ाया, मार्क प्राइस को उसने 25% बढ़ाया। 25% मतलब 1/4, अपने आप का ये 5/4 हो गया, ये बन गया मार्क्ड प्राइस। फिर उसने क्या करा, डिस्काउंट दिया 10% का। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 1/10 का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू अपने आप का बन गया कितना, 9/10। एंड दिस इज अवर फाइनल, क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया, ये हमारा बन गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस, फिर मार्क्ड प्राइस पे जब डिस्काउंट दिया, मार्क्ड प्राइस पे जब डिस्काउंट बन दिया तो क्या बना, सेलिंग प्राइस बना। क्या यहां से हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आने लग रहा है क्या, बिल्कुल आने लग रहा है, वो आने लग रहा है 8/9। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 8 था तो सेलिंग प्राइस कितना है, 9 है। अगर कॉस्ट प्राइस 8 था तो सेलिंग प्राइस कितना है, 9 है। इस रेशो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना होने लग रहा है, प्रॉफिट होने लग रहा है 1 का। रेशो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 51,000 का। यानी कि मेरे रेशो का 1 एक्चुअल में 51,000 के बराबर है। मेरे रेशो का 1 एक्चुअल में 51,000 के बराबर है। अगर रेशो का 1 51,000 के बराबर है, अगर रेशो का 1 51,000 के बराबर है तो कॉस्ट प्राइस 8 कितना होगा, निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। 51,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा मेरे पास 4,08,000, ये आएगा मेरे पास 4,08,000। ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आने लग रहा है। दिस इज द एक्चुअल सीपी, दिस इज द एक्चुअल सीपी 4,08,000। हाँ या ना, क्या यहां तक किसी को कोई दुख दर्द परेशानी है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहां तक अभी तक मैंने इन दोनों का यूज तक नहीं किया। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस बनाना जानता हूं इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके। मार्क्ड प्राइस में अगर डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया यहां से ये, और ये मेरा एक्चुअल सीपी आ गया। इन दोनों में प्रॉफिट 1 था, 1 का वैल्यू 51,000 था, 8 का वैल्यू 4,08,000 हो जाएगा। पता क्या बोला है, इफ ही बॉट बोथ कलर ऑफ शर्ट्स, उसने दोनों कलर की शर्ट्स परचेज करी हैं, दोनों कलर की शर्ट्स परचेज करी हैं, then the maximum possible total number of shirts that he could have bought is, could possibility को शो करता है कि maximum possible total number of shirts उसने कितना परचेज किया है, अपने को ये बताना है। क्या मेरे को ये बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स कब परचेज किया जाएगा, अगर वो व्हाइट शर्ट्स ज्यादा लेगा। ऐसा क्यों, अगर आप सस्ती चीजें ज्यादा लोगे तो आप क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाते हो, बेसिक सा रूल है, आप में से सब लोग शॉपिंग करते हैं। सस्ती चीज अगर ज्यादा लोगे तो आप ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर पाओगे, महंगी चीज अगर ज्यादा लोगे तो आप कम क्वांटिटी परचेज कर पाओगे। ये तब होगा यदि आपके पास जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अगर अमाउंट कांस्टेंट है तो सस्ती चीज ज्यादा आती है, महंगी चीजें कम आती है।
एक महंगी चीज की जो वैल्यू है वो 1125 है और एक व्हाइट शर्ट इतने का है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि 4,08,000 में दोनों का कुछ ना कुछ क्वांटिटी आया है, ठीक है। 4,08,000 में दोनों का कुछ ना कुछ क्वांटिटी आया है। यहां से अगर मैं आपको बताऊं, आप सॉल्व करके ना स्पेशल इक्वेशन ही बना सकते हो कि उसने व्हाइट शर्ट्स अगर W खरीदी थी और ब्लू शर्ट्स अगर उसने B खरीदी थी, टोटल उसका पैसा खर्च हुआ 4,08,000, ठीक है। टोटल उसका पैसा खर्च हुआ 4,08,000। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप यहां से W का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लोगे। स्पेशल इक्वेशन जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में, मैं कह रहा हूं भाई अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, सीधा सीधा कर लो। 1125 का वो कौन सा मल्टीपल है जो 1000 का मल्टीपल होता है। 1125 का वो कौन सा मल्टीपल है जो 1000 का मल्टीपल होता है। कहने की बात यह है क्योंकि एक व्हाइट शर्ट 1000 की आती है, 4,08,000 ये 1000 का मल्टीपल है, तो या तो हम सीधा सीधा बोल दे उसने 408, 4,08,000 में हजार रुपए की कितनी शर्ट्स आ पाएंगी, 408 शर्ट्स आ पाएंगी। बट ये वो केस है जब वो खाली व्हाइट शर्ट्स खरीद पा रहा है, उसने एक भी ब्लू शर्ट ना खरीदी हो। इससे हमारे क्वेश्चन की कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, ये वाली, इफ ही बोट बोथ कलर ऑफ शर्ट्स। यहां पे सिर्फ उसने व्हाइट शर्ट्स खरीदी हैं, 4,08,000 रुपए हैं, तो 408 व्हाइट शर्ट्स वो परचेज कर सकता है। बट दिस इज नॉट द आवर आंसर, क्योंकि दोनों तरह की शर्ट्स खरीदी हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आपको करना है कि 4,08,000 में से 1125 का एक ऐसा मल्टीपल माइनस करना है जिसको माइनस करके वो 1000 का मल्टीपल आ जाए। तो 125, देखो 125 इंटू 8 सभी को पता है 1000 होता है, 125 इंटू 8 कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। और 1125 इंटू 8 कितना होगा, 9000 होगा। इट्स लिटरली वेरी इजी, सोच सकते थे ना, ये सोच सकते थे ना कि 1125 का वो कौन सा मल्टीपल है जो 1000 का मल्टीपल भी हो। 1125 का वो कौन सा मल्टीपल है जो 1000 का मल्टीपल भी हो। 1125 इंटू 1 1125, 1125 इंटू 2 करते वो 1000 का मल्टीपल नहीं आता, क्योंकि 4,08,000 में से उसको माइनस करना है। ब्लू शर्ट्स को हटा के जो अमाउंट बाकी बचेगा वो सारा का सारा अमाउंट व्हाइट शर्ट परचेज करने में लगेगा, और व्हाइट शर्ट्स का जो अमाउंट है वो हमेशा 1000 के मल्टीपल में आएगा। एक शर्ट 1000 की, दो शर्ट 2000 की, 3 शर्ट 3000 की, 4 शर्ट 4000 की। तो व्हाइट शर्ट के लिए जो अमाउंट इसमें से निकलना है वो 1000 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ब्लू शर्ट एक 1125 की आती है, 1125 का वो कौन सा मल्टीपल है जो 1000 का मल्टीपल भी हो। तो आप 1 बाय 1 चेक भी कर सकते थे, 1125 इंटू 1 1125, 1125 इंटू 2 करते वो 1000 का मल्टीपल ना आता, 1125 इंटू 3 करते वो ना आता। अगर आपको थोड़ा सा टेबल्स याद होते कि 125 इंटू 8 1000 होता है, तो 1125 इंटू 8 9000 होगा, तुम करके देख लेना। तो अगर वो ब्लू 8 शर्ट लेता है, अगर 8 ब्लू शर्ट लेगा तो एक शर्ट 1125 की है, 8 शर्ट कितने की आएंगी, 9000 की। तो 4,08,000 में से 4,08,000 में से 9,000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा उसके पास, 3,99,000। 3,99,000, एक व्हाइट शर्ट 1000 की आती है, तो 3,99,000 में कितनी व्हाइट शर्ट्स आएंगी, 399 व्हाइट शर्ट्स आएंगी। उसने पूछा क्या था, मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट ही कुड हैव बॉट। तो 399 व्हाइट शर्ट, 8 ब्लू शर्ट, 399 प्लस 8 कितना होता है, 407, एंड विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक तरीका ये था कि स्पेशल इक्वेशन लगा के यहां से W का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, W का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, एक तरीका तो ये था, ठीक है। या दूसरा ऐसे सीधा सीधा सोच लो, भाई मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट्स निकालना है तो सस्ते वाली शर्ट्स ज्यादा लो। तो महंगे वाली शर्ट एक 1125 की है, सस्ते वाली शर्ट 1000 रुपए की आती है। तो अगर सस्ते वाली शर्ट्स खरीदनी है तो हमारे अमाउंट भी 1000 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे अगर मेरे पास 2,500 रुपए हैं तो मैं सिर्फ 2 ही शर्ट खरीद पाऊंगा, मेरे पास 3,500 रुपए हैं तो मैं सिर्फ 3 ही शर्ट खरीद पाऊंगा। बट अगर मेरे पास 5,000 रुपए हैं तो 5 शर्ट, 6,000 रुपए हैं तो 6,000 शर्ट, 1,00,000 रुपए हैं तो 100 शर्ट्स, ठीक है। तो व्हाइट शर्ट्स खरीदने के लिए जो अमाउंट है वो 1000 का मल्टीपल होना चाहिए। उसको दोनों तरह की शर्ट्स खरीदनी है, तो एक ब्लू शर्ट 1125 की आती है, तो 1125 का वो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है जो 1000 का भी मल्टीपल हो, वो था 8th मल्टीपल ऑफ 1125। 1125 इंटू 8 आता है 9000, यानी कि इस अमाउंट में से
वो 9,000 रुपीज तो ब्लू शर्ट्स परचेज करने में लगाएगा, बाकी के 3,99,000 व्हाइट शर्ट परचेज करने में लगाएगा। 9,000 में ब्लू शर्ट्स आएंगी 8, 3,99,000 में व्हाइट शर्ट्स आएंगी 399, इन दोनों का सम आता है 407। वही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें तो आपको कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये वो चारों के चारों क्वेश्चन थे जो कैट 2023 में टॉपिक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से आए थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग मतलब जो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले आए, इसमें भी हम लोग किसी एक नए टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक भी मेंशन कर सकते हो कि किस टॉपिक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, so we'll see you next session guys, and this is our recently started batch complete preparation for snap and met batch जो हमारा 25 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। अगर आप एनमेट स्नैप को बहुत डेडिकेटली टारगेट कर रहे हो तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप कैट 2024 भी टारगेट कर रहे हो, रोमेट्स भी टारगेट कर रहे हो, तो अवर लास्ट बैच था चाणक्य बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एमबीए पाठशाला के सारे कोर्सेज पर 10 अगस्त तक ये हमारा 15% डिस्काउंट भी चल रहा है YT150 के कोड यूज करके। बाय।